नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और आप मेरे बराबर की स्क्रीन में देख रहे हैं तो मुझे नाम बताना चाहिए या नहीं ये आप ही मुझे लगता है कि इतने दिन से आप लगातार रोज कहते रहे कि आखिर संजय जी कहाँ हैं? जयपुर डायलॉग से मेरी इस यात्रा की शुभारंभ भी होती है और जयपुर डायलॉग से ही मैंने इस तरह से आना शुरू किया इस इसकी दुनिया में अगर मैं यूट्यूब की कहूँ तो मैं आज संजय जी का बड़े हर्ष के साथ स्वागत कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर और तमाम अपने दर्शकों को कह रहा हूं कि इसमें इस प्लेटफॉर्म के चलने में संजय जी का बहुत ही सहयोग और उनका मार्गदर्शन रहा है। तो चलिए आज उन्हीं के साथ है। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तमाम दर्शकों की ओर से। धन्यवाद धीरेन्द्र जी, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस प्लेटफॉर्म को अब कम से कम नित्य और निरंतर कर दिया है। जी 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 पहले आप कभी कभी करते थे, लेकिन अब जी आपने जी इसको रेगुलर कर दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। तो संजय सर आज हम लोग चूंकि एक आपके साथ पहली चर्चा है तो आपके साथ चर्चा करते हुए इतने लंबे समय से मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे किया इस पर है तो बहुत हाँ, सारी वो चीज। मुझे पता है, एक बार आपने मुझको बुलाया था जी आपकी चैनल पर, उसके बाद फिर जो है वो मुझको वहाँ बैन कर दिया गया था शायद। हाँ वो न्यूज न्यूज चैनल में था वो न्यूज चैनल में था न्यूज जी जी स्टेट में शायद है, न्यूज स्टेट न्यूज में स्टेट था। चैनल में था जहां मैं एडिटर था। तो अब आज दरअसल सबसे बड़ी चर्चा वैसे लोग तो खैर पुतिन पे कर रहे हैं लेकिन हमारा उससे अलग है। हम देश में बात करना चाहते हैं कि जिस तरह का माहौल हुआ है और एक बड़ा नाटक इस समय बंगाल में चल रहा है। एक नाटक तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टियां चला रही हैं जो जिन्होंने अपने वोटरों को अमृत की खोज करने में चीन के सम्राट को तो मर गए, सारा सैकड़ों साल लग गए थे, वो ढूंढते रहे कि कभी अमरत्व मिले, लेकिन उनको पता नहीं था कि भारत में अमृतत्व है, ये एसआईआर से पता चलेगा। तो पता चल गया, कोर्ट में पता चला कि बंगाल में। दूसरा, अब जो है एक और नाटक बंगाल में दिख रहा है कि जब तक उसने कहा कि साहब मैं बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा, तब तक तो शुरुआत में पानी का टेस्ट करती रही ममता, और जब उनको लगा कि अब पानी ज्यादा गर्म हो रहा है, भद्रलोक से भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया। इसको देख के मतलब बंगाल को लेके आपका अभी तक का असेसमेंट क्या है जो आप इतने दिन से देख रहे हैं कि एक चीज देखते हैं और आपने वहां पढ़ा भी है? दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि वो सिर्फ मेरी तरह सिर्फ 2.5 महीने जाके चुनाव कवर करने वाले नहीं है, वो वहां पढ़ के आने वाले हैं। संजय जी जी संजय जी। हाँ जी, हाँ, वो दर्शकों को मैं बता दूं, आपके दर्शकों को, कि मैंने इंजीनियरिंग कैलकाटा से ही की थी। अब उसको कोलकाता बोलते हैं, तब वो कैलकाटा कहलाता था। और कैलकाटा के मेरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में तारातल्ला, जो बिल्कुल आपके फरहाद हकीम का इलाका है, वो खिदरपुर के बगल में। और जो इस समय जो आपको कंकाल देख सकते हैं वहाँ पर फैक्ट्रीज के, वो वहीं हुआ करता था। वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया वही था, पोर्ट से लगता हुआ मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब मैं सुनता हूँ हमारे उस पे जो है वो कुछ अच्छी फैक्ट्रीज होती थी। इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड थी, ब्रिटानिया थी। मैंने सुना है कि वो भी अब कंकाल बन गई है और वो भी गायब हो गई वहाँ से। तो जी हाँ, बिल्कुल कोलकाता का मेरा अनुभव है, और उस समय का अनुभव है जब लेफ्ट फ्रंट वहाँ नया-नया आया था। और नया-नया आने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो तारा-ताला रोड है, वो उसपे से रोज़ प्रोसेशंस निकलते थे। कोई न कोई आंदोलन, कोई न कोई यूनियन, कुछ न कुछ, और लगातार हम उनको देखते रहते थे और हमें बड़ा पसंद आता था। बिल्कुल 17 साल का तो था मैं उस समय जब जॉइन किया था तब। तो उनका जो वो जो अ, अंदाज़ था नारे लगाने का, वो बड़ा मुझे पसंद आता था। मैंने कहा यार ऐसे नारे जो है उत्तर प्रदेश में नहीं लगते, यहीं लगते हैं, पता नहीं क्या। जिंदाबाद जिंदाबाद, तके हब्बे, देते हब्बे, देते हब्बे, बढ़िया, और बहुत पसंद आता। और ये उस समय भी देखते थे, पंचायत इलेक्शन होते थे जब, तो सैकड़ों मर्डर्स होते थे, सैकड़ों मर्डर पंचायत इलेक्शन में, विधानसभा। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल पूरी एक संस्कृति है कि बस जो लेफ्ट की संस्कृति है कि पावर एट एनी कॉस्ट, बस वही संस्कृति देखी गई। और
1971 से पहले वहाँ पर, या बल्कि ये कहे कि नक्सलवाद का चरम था। नक्सलवाद का फिर सिद्धार्थ शंकर रे ने इमरजेंसी में उसको इतनी ज्यादतियां की उसको खत्म करने में, तो उसका रिएक्शन आया। 34 साल तक फिर वो झेला, और उसके बाद से 11 साल से अब ये लोग तृणमूल को झेल रहे हैं। इनको आदत पड़ गई है और ये इसी में राहत और सुख महसूस करते हैं, ऐसा लगता है। अभी जो ये हम लोग फिराद हकीम और इन तमाम लोगों को सुनते हैं, खास तौर से हुमायूं कबीर, उससे पहले फिराद हकीम ने कहा था, और अब तमाम लोग ये सुन रहे हैं, तो बंगाल में क्या ये तय है कि इसी तरह की आवाजें सरकार को बनाने में कंट्रोल करेंगी, और बीजेपी जिस तरह से वहां जिस अंदाज से कि हमने 13,000 शक्ति केंद्र खोल दिए हैं, उनके साथ सारे वो सब संभालेंगे, और चूंकि अमित शाह वहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अभी पहली रैली प्रधानमंत्री वहां करने जा रहे हैं, शायद 18 को है, मैं एग्जैक्ट डेट अभी मेरे जहन से निकल रही है, पूरा जो वो आ रहा है वहां से वो शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बार के जो ममता बनर्जी के जो बिल्कुल उनकी चाल ढाल और उनकी भाषा है, वो किस तरफ दिखा रही है, वो भाषा क्या कह रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, भाषा से बहुत कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि यदि आप 2021 का देखें, 2021 में आप पश्चिम बंगाल में ग्राउंड पे थे, मैं भी, चूँकि पश्चिम बंगाल में मेरे बहुत सारे सोर्सेज हैं और हम लगातार पश्चिम बंगाल पे चर्चा करते थे जयपुर डायलॉग्स पे, आपको अच्छी तरह से याद होगा। और उस समय भी हमको लगता था कि नहीं साहब, ममता दीदी जो है वो बड़े शेकी ग्राउंड पे है, लेकिन ममता दीदी के पास में एक और भी अस्त्र था, वो जो महिलाओं वाला अस्त्र था, बहिर्गतों वाला अस्त्र था, उसको हमने थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट किया, और फिर उनके पास ये जो पूरा का पूरा जो तंत्र है, चुनावी तंत्र, वो तो है ही। 82% पोलिंग इसलिए हो पाती है कि एवरी डेड मैन वोट्स। बंगाल में हर मृत व्यक्ति जो है वो वोट देता है। वही मेरे ख्याल से आपसे बात हुई थी, किससे बात हो रही थी, हमारे पश्चिम बंगाल से कुछ लोगों से बात हो रही थी, और कहते हैं कि साहब कि वहाँ मजाक ये होता है कि साहब ऐसा है कि हर 5 साल में आप अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं, और लोगों से कहा जाता है भाई जल्दी चले आना, नहीं ऐसा ना हो तो तुम लेट हो जाओ और तुम्हारे पूर्वज जो है वोट डाल के चले जाए। तो इसमें इनको एसआईआर में यही नुकसान होने वाला है कि जितने भी मृत व्यक्ति हटाए जाएंगे, वो सारा का सारा एक एक वोट जो है वो तृणमूल के कार्यकर्ताओं की उंगलियों पर रहता है। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि तृणमूल का संगठन देखिए आप, उनके एक एक मतदाता उन्होंने मैपिंग कर रखी है, एक एक मतदाता की मैपिंग है उनके पास, बस एक एक मतदाता जिसकी उन्होंने मैपिंग कर रखी है। और ये एक जो देख रहे हैं भागदौड़ मची हुई है कि साहब भाग रहे हैं लोग, तो ये भागने से नुकसान इनका ये है कि जरूरी नहीं है कि जो लोग भाग रहे हैं इनका वोटर लिस्ट में नाम हो, लेकिन ये जो भाग रहे हैं, ये जो भाग गए हैं, जिसका अनुमान लाखों में लग रहा है, ये वो लोग हैं जो ये मृत व्यक्तियों के नाम पर आकर वोट दिया करते थे। उनकी मैपिंग हो रखी थी कि भाई ये व्यक्ति ये मर चुका है, इसकी जगह पे ये बंदा जाएगा, ये वोट डालेगा। ये सारी व्यवस्था उनकी रहती थी, और इसीलिए वो ये करते थे कि साहब की जो पहचान वगैरह जो करने वाली बात होती थी, तो पहचान वाला चूंकि सारे लोकल लोग होते थे, तो वो उनके हिसाब से सब वो मैनेज कर लेते, बड़े ही शांतिपूर्वक मैनेज कर लेते थे। सामने वाले आपके बूथ एजेंट को खरीद लेते थे या धमका लेते थे, जो भी साम दाम दंड भेद जो भी हो, ये समझिए कि जितने भी एजेंट बैठते थे वहां पे, वो सारे के सारे जो है वो तृणमूल की अनुमति या तृणमूल की सहमति या तृणमूल के तत्वावधान में ही बैठते। और ऐसे में अचानक अगर 50 लाख वोट, जो अभी मैं एस्टिमेट देख रहा था, यूएनआई की स्टोरी आई थी कल, और वो अनुमान लगा रहे हैं कि 50-51 लाख वोट कटेंगे, जिसमें कोई 30-32 लाख मृत व्यक्ति है, कोई 18 लाख जो है वो बताए जा रहे हैं कि जो माइग्रेट कर गए, आउट में
आउट माइग्रेशन हो गया और फिर कुछ डुप्लीकेट है 1.5-2 लाख। तो इस तरह से मिला के कोई 50-51 लाख का एस्टिमेट आज यूएनआई ने निकाला है। हालाँकि कुछ लोग तो बहुत बड़े-बड़े एस्टिमेट बता रहे हैं, करोड़ों में बता रहे हैं। तो ये तो जब ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगी तब पता चलेगा। लेकिन ये तो अवश्य है कि जो भी रिडक्शन होगा, वो तृणमूल के खाते में से ही होगा। तो तृणमूल को चिंता तो होगी ना, पिछली बार उनका जो है 28 लाख का मार्जिन था। अब मान लीजिए 28 लाख की जगह 50 लाख जो है वो चले जाते हैं, तो साहब माहौल ख़राब होगा ना। माहौल ख़राब होते ही यहाँ पर जो संगठन चूँकि गुंडा तत्व कंट्रोल करता है, तृणमूल का पूरा संगठन, पहले सीपीएम का यही हुआ करता था। सीपीएम में बस ये था कि सीपीएम क्या करती थी कि सीपीएम ये जो गुंडा तंत्र था, वो शहरों में आपको दिखता नहीं था। जैसे यदि आप अच्छा। कोलकाता में उस समय जाते, क्योंकि मैं उस समय कोलकाता में रहा हूँ उसी समय पे, तो कोलकाता में केवल उनकी जो गतिविधियाँ थी वो साहब उन्होंने कुछ नाम वगैरह बदल दिए। वही थिएटर रोड को शेक्सपियर सरानी कर दिया। इस सब तरह के चेंज वगैरह करके, और वहाँ पे वो इस तरह की गतिविधियाँ इनकरेज नहीं करते थे, जैसे कि चौरंगी के बरामदे जो थे उस पर हाँ, कब्जा नहीं। आज आप जाएँगे तो आप चौरंगी के बरामदे पर पूरे चारों तरफ आप एक वर्ग विशेष का कब्जा पाएँगे। आप चल नहीं सकते, उसमें एक छोटी-सी गली 2 फीट की छोड़ दी जाती है, जिसमें से आप चल सकते हैं। पहले जब उम, जिस दिन हमारा ऑफ डे होता था, उस दिन हम चौरंगी घूमने जाते थे। आज हम कल्पना नहीं कर सकते, चौरंगी में घूमे तो कहाँ घूमे? वहाँ पे जो बुक शॉप्स वगैरह थी, वहाँ जाते थे, वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे और बहुत अच्छी-अच्छी कलकत्ता उस वक़्त भी कल्चर कैपिटल कही जाती थी और थी भी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो स्वतंत्रता पूर्व की जो बानगी थी, वो तब भी दिखाई पड़ती थी। मैं बात कर रहा हूँ लेट 70s की, जैसा बताया मैंने 77 में ही आए हैं, 77 मेरे ख़्याल से अप्रैल-मई में चुनाव हुए, 77 में, और अक्टूबर में मैंने जॉइन किया वहाँ पे, इतना ही अंतर था। तो ये सब हमने वहाँ देखा है बहुत निकटता से। जो भी पावर में होता है, वो उसका दुरुपयोग इस बुरी तरह से, इस निर्ममता से, इस बर्बरता से करता है वहाँ। सिद्धार्थ शंकर रे ने किया, हाँ, बहुत ऐसी बात नहीं है सिद्धार्थ शंकर रे ने नहीं बहुत किया। ज़बरदस्त है, नाखून उखाड़ना वो सब उस समय टॉर्चर के सेल के बड़े कारनामे सिद्धार्थ आते थे। शंकर रे के बाद जब ये आए, तो इनके आने के तुरंत बाद तो आपकी वो हमारी जापी वाला मैसेकर हुआ है, यस, हाँ, मारी जिसमें जाओ। ये पूरे के पूरे आपके ये नामशूद्र मतुआ जो है, इनके की हत्याएँ की गई, जो 10,000 करीब मारे गए। हाँ, 10,000 आपके वो 10,000 जो थे वो सारे के सारे दलित थे, और वो लाए भी थे, वो दंडकारण्य गए थे, वो दंडकारण्य से ये लोग उनको वापस लाए, फिर उनको मार दिया। क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहे थे, उनको ये पक्का नहीं था कि ये उनके वोट बैंक बनेंगे। गाँवों में उन्होंने वो ऑपरेशन बरगा किया, ऑपरेशन बरगा में उन्होंने ज़मीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, और ज़मीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके पहले 8-10 साल उन्होंने जो है वो गरीबों की निष्ठाओं को अपने ओर करने का जो कार्यक्रम गाँवों में किया, वो काफ़ी सफल रहा। लेकिन उसके साथ-साथ ये पूरा जो हूलिगनिज़्म, गुंडाइज़्म, वो गाँवों में बहुत पूरी एक तरह से समझिए कि नीचे तक बैठ गया। वो जो क्लब कल्चर जिसकी हम बात करते हैं, वो क्लब कल्चर वहीं से आरंभ होता है। ये सारा कार्यक्रम जो है, वो सीपीएम ने ही किया। 2011 में तो वो गफ़लत में हार गए। 2011 में वो अनुमान नहीं लगा पाए कि लोग जो है वो चुपचाप उनको आउट कर देंगे। और चुपचाप आउट करने से पहले गुंडा तंत्र जो था, आप 2011 का देखिए, तो गुंडा तंत्र जो था चुनाव से कुछ समय पहले न्यूट्रल हो गया। उसको अनुमान लग गया कि गड़बड़ होने वाली। तो यदि आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, तो गुंडा तंत्र को बहुत निकटता से देखते रहिए। क्योंकि 2021 में मैंने देखा था कि गुंडा तंत्र पूरी तरह से आक्रामक था। वो कतई न्यूट्रल नहीं हुआ था।
और वही परिणामों में आया। कुछ लोग मुझको कह रहे हैं कि साहब कुछ गुंडे जो है वो चुपचाप बैठ गए। अब पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, लेकिन माहौल तो बनेगा। और गुंडा तंत्र अगर ठंडा होकर बैठ गया तो ममता जी हार जाएंगी, वरना मुश्किल है। और ये जो हम लोग बयानों में जो मुस्लिम एकदम जिहाद से लेके, मैं फिराद हकीम का बयान से लेके हुमायूं कबीर, और अगर आप उसको अपना स्ट्रेच देना चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट है अब मुस्लिम वोटर्स का असम और बंगाल की तरफ, क्योंकि बाकी राज्यों में वो इतना, जैसे वहां उनको नहीं लगेगा 30% आबादी ना उनकी तमिलनाडु में, ना उनकी केरल में है, ना उनकी पुडुचेरी में। सिर्फ एक ही जगह, दो जगह ऐसी हैं जहां वो 30% से ऊपर ज्यादा करते हैं, कश्मीर को अगर हम छोड़ दें, जम्मू कश्मीर का इलाका। अब मैं तो कह नहीं सकता, देखिए 26.5% 2011 के सेंसस में है। 3.5% 10 साल में बढ़ना लगभग असंभव होता है, होता नहीं है। बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल नहीं, की आप बता। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जैसे 9.8% से 14.2% पहुंचने में 70-75 साल लग गए। 9.8% से 14.2% इस 4.4% की इंक्रीज। तो ये जो 9.4 से 14.2, 4.8% की जो हम इंक्रीज देखते हैं, और उसमें बांग्लादेश वाला पूरा जो कार्यक्रम हुआ, उसमें जो बांग्लादेश से इतने सारे आए वो सब शामिल है। जो फर्जीवाड़े किए इन्होंने कश्मीर में और सब जगह, जो जनसंख्या बढ़ा के बताई, वो सब शामिल है। उसके बाद भी 75 साल 2011 यानी 2047 से 2011 64 साल लग गए। तो एवरेज कितना आया? लेस देन, मतलब 0.4-0.5% आपका पर ईयर का, तो फिर या ये 0.6%। तो तो इन बयान ये कहें कि साहब कि 26.5% से अचानक बढ़ गए, तो इसमें था क्या? इसमें स्थिति ये थी कि जो वास्तविक जनसंख्या थी और जो इलेक्टोरल रोल में जनसंख्या थी, उसमें मिसमैच था। तो जो वास्तविक जनसंख्या 26.5% जब 2011 में थी, तब इलेक्टोरल रोल में ये 30% दिखाई देते थे। अब ये SIR में मामला जो है ये गड़बड़ हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। अच्छा, मथुआ का जो CAA वाला जो उनका जो कैंप्स हैं वो चल रहे हैं जोरदार। हाँ, कैंप लगे हुए हैं। ममता जी का उसमें कोई दखल नहीं है, क्योंकि नियम इस प्रकार से बना दिए गए हैं कि पूरी तरह से वहाँ पे जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वही कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट पोस्ट मास्टर से रिप्लेस कर दिया गया है, ये भी एक कमाल की बात है। हाँ, ये तो आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे। जो काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुआ करता था, वो अब वहाँ जिले का हेड पोस्ट मास्टर कर रहे हैं। और किसी को इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसकी कॉपी आप जो ज़िले का जो नोडल अधिकारी है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर वो जो चेकिंग भी कराते हैं वो सेंट्रल एजेंसी से कराते हैं, वेरिफिकेशन उनसे कराते हैं। डायरेक्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिल्ली से जारी होते हैं, और किसी भी स्तर पर ममता जी का हस्तक्षेप नहीं है उसमें। इसलिए भी ममता जी रुष्ट हैं, चिंतित हैं। क्योंकि देखिए SIR में मान लीजिए 50 लाख कम हो गए। एक मैं कंजर्वेटिव फिगर लेके चलता हूँ कि SIR में 50 लाख कम हो गए, और इधर आपके 25 लाख मान लीजिए वोटर ऐड हो गए सिटीजनशिप ड्राइव से, तो बड़ा अंतर पड़ जाएगा ना। क्योंकि 50 लाख जो कम होंगे वो 100% ममता जी के होंगे, क्योंकि वो सारे के सारे वोटर उन्होंने मैप कर रखे थे किसका वोट कौन डालेगा। जी। इसीलिए तो 82% होता था। और जो बढ़ेंगे वो तो फिर बीजेपी ने ही उनको सिटीजनशिप दी है, कम से कम एक बार तो बीजेपी को ही वोट देंगे। साथ में जो पूरी जो ब्रॉडर मटुआ कम्युनिटी है, उनकी बड़ी एक पुरानी मांग पूरी हो रही है, तो उसका भी जो
उसकी भी जो सहानुभूति है वो इनके साथ रहेगी। एक बार हम देख ही चुके हैं, कम से कम 2019 में पूरी की पूरी मथुरा कम्युनिटी जब शिफ्ट हो गई थी, तब आपने देखे कि बड़े-बड़े जो है इनके गढ़ ढह गए थे। बैरकपुर, हुगली जैसी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी पार्लियामेंट में। तो इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन 2021 के बाद जो ये मैदान छोड़ के भागे थे भाई लोग हमारे बीजेपी वाले, उसका जो एक कड़वा स्वाद है वो कैसे दूर करेंगे वो मुझे पता नहीं। उसका भी कुछ तो इनको उपचार करना पड़ेगा। बयान जी। मैं हुमायूं कबीर पे चाह रहा हूं आपसे कि हुमायूं कबीर जो बाबरी हुमायूं मस्जिद। कबीर का साहब दो तरह की बातें आ रही हैं। एक तो क्या जी। कि हुमायूं कबीर का इस तरह का कोई पहला स्टेटमेंट तो है नहीं। हुमायूं कबीर इससे बड़े-बड़े स्टेटमेंट देते रहे हैं। हुमायूं कबीर ने तो यहाँ तो कह दिया था कि सारे हिंदुओं को भागीरथी में डुबो देंगे, याद करिए। उसके अतिरिक्त भी कई सारे वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, लेकिन कभी भी उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ। इस बार क्यों हो रहा है? तो एक बात यह भी आ रही है वहाँ से कि साहब हुमायूं कबीर जो है वो एक पैरेलल वहाँ पर मुसलमानों में डिवीजन क्रिएट कर रहा है, और जो उसके सस्पेंड होने का या उसका एक्सपेल कर दिया गया, बल्कि उसको निष्कासित ही कर दिया गया है, केवल निलंबित नहीं किया गया है। उसको निष्कासित किए जाने का मुख्य कारण वह है, और साथ में थोड़ा बहुत हिंदू यदि प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि अब शायद हिंदुओं की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वो सब्सिडियरी कारण है। तो ये जो देखा मैंने कि साहब की हुमायूं कबीर मुसलमानों में डिवीजन क्रिएट कर रहा है, ये ममता दीदी के लिए अधिक चिंता का विषय है कि कोई इस समय मुसलमानों का कंसोलिडेशन रोक भी सकता है। क्यों रोक रहा है? उसके पीछे भी कुछ कारण बताए जाते हैं, और उसमें से एक कारण ये बताया जाता है कि मुसलमानों में ये असंतोष है कि उनको यह जो प्रॉमिसेस की गई थी ममता जी की तरफ से कि एक भी वोट वो कटने नहीं देंगी, उसमें वो पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई। तो इतनी बड़ी-बड़ी उन्होंने प्रॉमिसेस कर दी थी, अब उसको वो पूरा कर नहीं पा रही। अब 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि देखिए क्या है कि मैं सब समझती हूँ कि ये एसआईआर जो है, ये मेरे लिए एक ट्रैप बनाया गया है कि जिससे मैं एसआईआर का विरोध करूँ और ये प्रेसिडेंट्स रूल लगा दें। ये ममता जी का बयान है। हाँ, ममता ने दिया है, छपा भी है। तो ये क्या अर्थ है इसका? कि ममता जी को पता है कि रास्ता किधर जा रहा है। ये ममता जी जो है राहुल गांधी नहीं है, ये जानिए। वो खाँटी पॉलिटिशियन है, वो ज़मीन की हर चीज़ समझती हैं, और और वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करने के लिए 1 मिनट भी लगाती नहीं है। उनको किसी भी तरह की कोई हिचक नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है उनका चुनाव जीतना, अपने वोट को इंटैक्ट रखना। और ये जैसा मैंने बताया कि अगर आप अब कांग्रेस को सीखना चाहिए ममता जी से। 2 ही ऐसे संगठन हैं, 2 या कुछ और रीजनल पार्टीज हो सकती हैं, डीएमके हो सकती है उसमें, जो एक-एक वोटर की मैपिंग करके बैठे हुए हैं। आरएसएस भी है कई स्थानों पर आरएसएस ने भी ये काम कर रखा है। एक-एक वोट की मैपिंग है। Every single voter is identified and mapped, and there is a clear cut strategy कि उसको अपने तरफ वोट कैसे दिलवाना। और जिनको उन्हें पता है कि वोट नहीं देंगे तो उनको वोट नहीं देने देना है। बताते हैं कि 2 दिन पहले आरडब्ल्यूएस जो है कलकत्ता के, उनकी मीटिंग बुलाई गई फिरहाद हकीम के माध्यम से ममता जी के यहाँ। ये रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन लोग बता रहे हैं, टू बी वेरीफाइड। आपके सोर्सेज हैं, आप वेरीफाई कीजिएगा इसको। और उनको कहा गया कि आप जो है इलेक्शन कमीशन को कोई स्थान ना दें अपनी आरडब्ल्यूए में, आप अपनी सोसाइटी में कोई स्थान न दें, वहाँ पर उनको
वोट बूथ बनाने का। ममता जी ये भूल गई कि इलेक्शन कमीशन किसी की भी किसी का भी खाली फ्लैट या कोई भी क्लब हाउस रिक्विजिशन कर सकता है। हाँ, कोर्ट ने तो कल कह ही दिया उनको। कोर्ट ने आरडब्ल्यूए के बारे में कहा क्या कुछ? नहीं, कल कोर्ट ने बहुत ही साफ किया, क्योंकि वो संख्या और उसके मरने पर विजय कुमार आया था तमिलनाडु से कि साहब राज्य, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि इससे हमको क्या लेने देने, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो कराना ही पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, संवैधानिक ड्यूटी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको कर्मचारियों की ज्यादा है तो वो राज्य सरकार से अपील कर ले, मतलब उनके साथ बात कर ले, उनकी बजाय और दे, और ज्यादा बढ़ा ले राज्य सरकार, और लोग बढ़ा ले, ताकि काम कम हो जाएगा। तो मतलब आपको काम तो करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ दीजिए, मतलब वो क्लियर कट। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि उनको वहां बहस करनी चाहिए, लेकिन चूंकि उसके बाद भी 4-5 घंटे तक अपना योगेंद्र यादव के साथ मिलके लगे रहे अपने प्रशांत भूषण साहब कल भी, और वो लग रहा था कि जैसे फैसला जो है हार जीत का यही कोर्ट में ही होना हो, बजाय इसके कि वो जनता का वोट होगा। जिस तरह कोर्ट में वो बिहार के लिए आए थे, ऐसे ही यहाँ के लिए आए। अच्छा, एक बात जो बड़ी उलझी हुई है कि अचानक हम लोग जो मदनी या उन सबका देख रहे हैं, मदनी चूंकि असम में बहुत जमात उलेमा हिंद के लोग, वो तमाम चीजें, और बंगाल में भी उनके बड़े बड़े हम लोगों ने वो देखे हैं इज्तिमा और तमाम चीजें। बंगाल के जाने का डर है और असम में पूरी तरह रिडेंडेंट होने का डर है, या और कोई कहानी आपको दिखती है जो इस तरह का एकदम सीधे तौर पर आकर चैलेंज करना, ये करना और उस तरह से। और बंगाल तो वैसे भी डायरेक्ट एक्शन डे, ढाका में उसकी मीटिंग, क्या मुस्लिम लीग का गठन, और ये तमाम चीजें पहले से उसका कैरेक्टर हमको दिखता है। तो ये है क्या, इसका कोई रिलेशन आपको इस उग्रता का कि हम लोगों को जिहाद और तमाम चीजों का चुनाव से दिखता है, या ये एक अलग लीग चल रही है? आप तो देवबंदी हैं, आपको अधिक पता होना चाहिए। भाई पुंडीर तो सब देवबंद से आते हैं अधिकतर। मैक्सिमम पॉपुलेशन देवबंद में पुंडीरों की है। जी जी। पुंडीर राजपूत देवबंद को हराते जिताते हैं, इसीलिए वहां पे सदैव हिंदू जीतता है। तो ये आपको तो बेहतर पता होना चाहिए कि ये जो देवबंद है, इस देवबंद की मुसलमानों में, भारतीय मुसलमानों में कितनी पैठ है? मेरे विचार से तो अधिक है नहीं। 20% भी नहीं। ये तो वैसे भी 20% है, और इनकी जो भी एक्सटेंशन है वो अपने वो तबलीगी जमात वगैरह से किया करते हैं। तो इनका बड़ा लिमिटेड इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए ये बीच बीच में उठा पटक करते रहते हैं। जितने भी कत्लेआम किए वो देवबंदियों ने थोड़े किए भारत में, सारे के सारे आपके आपके सूफी बरेलवियों ने किए हैं। जितने भी सूफी हैं सब बरेलवी हो गए। हाँ, जो भी आप ये मजार देखिए पूजे कि जितने भी यहाँ पर जो 4 बड़े तरीके हैं यहाँ, नक्शबंदी और कादरी, सोहरावर्दी और चिश्ती, और इन तरीक़ों के अलग अलग सिलसिले हैं। तो आपके चिश्ती, सोहरावर्दी और कादरियों के सारे सिलसिले इन्होंने आपको बैयत दी। किसको? अहमद रजा बरेलवी को, मतलब उनको लॉयल्टी प्लेज दी। बैयत बोलते हैं इसको, बाया बोलते हैं अरबिक में। तो उनको बैयत दी। और आपके जो नक्शबंदी है, नक्शबंदियों के भी बाकी सिलसिलों ने, जैसे ओवैस सिलसिला है, ओवैसी वाला, और दूसरे सिलसिले हैं, उन्होंने तो बैयत दी। लेकिन एक जो है वो जो मुजद्दीदी सिलसिला है, ओरिजिनल हमारे सरहिंदी साहब का, शेख सरहिंदी साहब का, उसके अलावा सबने बैयत दी। और सरहिंदी साहब के फॉलोअर कौन है? अगर देखा जाए उनकी फिलॉसफी के हिसाब से, तो वही जो है वो देवबंदी है। क्योंकि आखिरकार पूरा का पूरा अगर आप चार्ट देखें तो शेख सरहिंदी के चेले कौन थे? शेख सरहिंदी अकबर से तो बहुत नाराज रहता था।
जहांगीर उसका पहले तो बिल्कुल मुरीद बन गया, बाद में फिर उनसे डिस्प्यूट भी हुई, उसको ग्वालियर में बंद भी रखा गया, लेकिन फिर वो शेख सरहिंदी का इतना रुतबा था दरबार में, न केवल उनको छोड़ा बल्कि उनको वापस दरबार में बुला के और उनको ऑनर दिया गया। औरंगजेब उनका मुरीद था, और उनका जो बेटा था शेख मासूम, वो उन्होंने औरंगजेब के साथ कर दिया। वो उनका जिसको क्या कहें कि हमसाया था, लगभग साथ ही रहता था शेख मासूम। और ये शेख मासूम का बेटा था, क्या नाम था उसका, सैफुद्दीन। उसके तत्वावधान में और उसके कहने से आपका ये फतावा आलमगीरी का कार्यक्रम शुरू हुआ। शेख बुरहानपुरी थे, निज़ाम बुरहानपुरी, वो बहुत बूढ़े थे, उनको तो वैसे तो प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया, लेकिन जो मेन बंदा था, जो डिप्टी था, वो शाह अब्दुल रहीम, वो शाह वलीउल्लाह का बाप। अच्छा। तो औरंगजेब नक्शबंदी था, शाह वलीउल्लाह नक्शबंदी था, शाह अब्दुल रहीम, शाह वलीउल्लाह, बीच में वो आपका वो जो शाह इस्माइल हुआ, जो कि आपके सैयद अहमद बरेलवी के साथ में मारा गया था, जो अच्छा, वहाँ बालाकोट में, बालाकोट। बालाकोट में। ये लाइन जो है, ये लाइन जाती है, और इसी से आप देखते हैं बाद में कि ये देवबंद में, क्योंकि जो मदरसा रहीमिया था, मदरसा रहीमिया 1857 के बाद बंद हो गया था, शाह अब्दुल रहीम ने जो चलाया था। हाँ, जो दिल्ली में। हाँ, तो 1857 के बाद में वो बंद हो गया था। उसके जो लोग थे वही भाग के कि ये आपके देवबंद। नौतनवी जो था, कासिम हाँ, नौतनवी, कासिम नौतनवी था। कासिम नौतनवी का जो बाप था, वो मुख्य इंचार्ज था इसका, रहीमिया का। तो ये नौतनवी और वो आपका कौन है वो, थानवी। अरे वो बहिश्ती जेवर वाला थानवी। हाँ, थानवी, अशरफ अली थानवी। मैं दर्शकों को बता चुका कि इसको जरूर देखें, संजय जी की पसंदीदा किताब है, ये लोग मानते नहीं है। मैंने भी फिर इसको यही रख लिया, इसको जरूर देखे, संजय जी ने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये किताब इतनी इंटरेस्टिंग है। जी। और तीसरा कौन था नौतनवी के साथ में? तो हाँ, ये ये तीन तीन जो थे। सारा है जी। कासिम कासिम ननोतवी वो ननोता का था, ये वो क्या था, ये तीनों थे वहीं के आसपास के, तीनों गांव बराबर। हाँ, हाँ, ये अमरोहा का था थानवी, और ये ननोतवी का ननोता का था, एक और था वहां देवबंदी। तीनों लोगों ने मिलके, जिनके साथ रिश्ते वो जो खाट पे मेरे महबूब की तरह और साथ में वो जो है तो लेकिन इनके भी जो है ना, वो कई सारे अलग अलग हिस्से रहते थे। तो ये जो है, ये देवबंदी बन गया। जो पूरा जो मुजद्दीदी सिलसिला है, मुजद्दीदी सिलसिला का थॉट जो है, वो आपको देवबंद में दिखाई पड़ता है। हालांकि मुजद्दीदी सिलसिला ऑफिशियली, फॉर्मली इनसे एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन वो सारा थॉट इधर है। तो ये देवबंद वाले जो हैं, इनको आप ज़्यादातर दंगों शंगों में नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी इतनी औकात ही नहीं है। सारे दंगे जो हैं, ये सूफी बरेलवी करते रहे हिंदुस्तान। तो ये तो ऐसे ही कॉल और कर रहा इसीलिए मैं है ये मानता हूँ कि जी। ये जो है, अब इनको दिखा कि साहब की वो बंद हो गया, तौकीर रजा। तौकीर रजा जो है, वो बरेलवियों का एक तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बाकी सारे बरेलवी तो बैठे थे चुप, वो तो कुछ करते नहीं थे, वो सारा डिसेंट्रलाइज्ड मामला है उनका। और जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह जाते थे, या जो भी वो लोग करते थे, तो वो उस तरह से चलता था उनका मामला। तो इसने सोचा कि भाई
ये असल में मुझे लगता है टीएलपी से इंस्पायर हुआ होगा ज़्यादा। वैसे हाँ, तो ये पॉलिटिकल काम 80 से ही करता रहा है, हाँ, लेकिन जिस पहले तरह से टीएलपी अचानक उभर के आई पाकिस्तान में, क्योंकि बरेलवियों की कोई वॉइस थी नहीं। मज़े की बात ये है कि मैंने अपनी अनब्रेकिंग इंडिया में इसको बड़े विस्तार से, ये देवबंदी वर्सेस बरेलवी वाला, इसको मैंने ट्रेस किया है कि भैया सारी मेहनत बरेलवियों ने की, जिन्ना को मास सपोर्ट बरेलवियों ने प्रोवाइड की, और हाँ, जब पाकिस्तान बना तो वहाँ देवबंदी पहुंच गए और हाँ, हमारे अबुल अला मौदूदी साहब पहुंच गए, जमात इस्लामी वाले, और उन्होंने सारा कैप्चर कर लिया। और ये भाई साहब लोग वहां गए थे ये सोच के कि ये तो शूरा बनाएंगे, वहां शूरा हाँ, बनाने के लिए गए थे। हाँ, शूरा काउंसिल। हाँ, शूरा काउंसिल बनाने के कि साहब हम शूरा बनाएंगे और हम ही सारे वो करेंगे। उनके जो सूफी नंबर 1 थे नईमुद्दीन मुरादाबादी, उन्होंने ही तो सारा वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था साहब। बनारस में इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी अहले सुन्नत की, और उस पे ये सब तय हुआ था। 11 बिंदु थे, वो मैंने अपनी किताब में लिखे हैं पूरे। वहां से नईमुद्दीन मुरादाबादी और अहमद रजा बरेलवी साहब के दोनों साहबजादे हामिद और मुस्तफ़ा, वो दूध से निकाली मक्खी की तरह वापस आ गए। वापस आ गए। पहले पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान गए, वहां भाव नहीं मिला तो वापस आ गए, और यहाँ आके फिर वही कार्यक्रम चालू कर दिया। और नेहरू जी ने कहा हाँ जी आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। यही है एएमयू वाले सज्जाद जहीर, हाँ, सज्जाद जिन्होंने जहीर को तो जिन्होंने पूरा प्रोग्राम चलाया उनका, आपके मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग को इलेक्शन लड़ना इतना नहीं आता था, सब सज्जाद जहीर वगैरह को भेजा गया एएमयू की तरफ से, और उन्होंने पंजाब की पूरी इनकी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी बनाई। और चूंकि वो कम्युनिस्ट थे तो हाँ, उनको कम्युनिस्ट। उनको वहां पकड़ लिया गया रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी में। तो उनको भी बुला लिया नेहरू जी ने, आइए 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 आइए, आखिरकार आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया पाकिस्तान में। ये इस तरह के तमाशे चलते रहते हैं। तो ये जो है तौकीर रजा के बाद में मुझे लगता है इसको लगा कि स्पेस है हमारे पास, तो इसलिए इसने भी जिहाद जिहाद चलाना शुरू कर दिया। इसीलिए वो 20 हो गया, मैं 18 रह जाऊंगा, 10वां इसलिए 20 बनना है। हाँ, हाँ, तो इसको तौकीर रजा के बराबर, और शायद ये कोशिश करेगा कि शायद गिरफ्तार हो जाए तो हो सकता है उसको भी उतनी बराबरी मिल जाए, लेकिन ये भूल गया कि तौकीर रजा को सब भूल गए। हाँ, कोई नहीं पूछा। उसकी 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 14 बार जमानत की उसकी जमानत जमानत भी याचिका। कोई देने को तैयार नहीं, 12-13 बार रिजेक्ट हो चुकी है। हाँ, 14 बार से ज्यादा रिजेक्ट हो चुकी है अब तक। वो अभी ऐसे ही घूम रहा है। चलिए सर, आखिरी में एक आखिरी सवाल कि आपको बंगाल के ऊपर ही खत्म करते हैं इसको, कि बंगाल में लग क्या रहा, अभी क्या लग रहा, अगर आप उसको दर्शकों को, क्योंकि आज की डेट में तो हम आज की बात करेंगे, जब वहां जाएंगे तब देखेंगे, आपको हम क्या आज लग की रहा डेट है? में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मुझे पहले गुंडों का मानस जो है वो पता करना है। अगर गुंडे उसी तरह से एक्टिव रहे जैसे 2021 में था, तो किसी हालत में बीजेपी जीत नहीं सकती, नहीं जीत सकती। क्योंकि भले लोग जो हैं वो जाएंगे ही नहीं, और भले लोग इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2021 का वो बहुत बुरा है। तो अब वो गुंडों को कैसे ये न्यूट्रलाइज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि गुंडे न्यूट्रलाइज हो गए, चाहे आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ या कोई और तरीका करो, एनआईए लाओ, कुछ भी करो, अगर आपने गुंडे न्यूट्रलाइज कर लिए तो आप जीत सकते हो, वरना नहीं जीत सकते। वैसे तो अमित शाह चूंकि खुद ही अब अपना, हालांकि पिछली बार भी कैलाश विजयवर्गीय उन्हीं के थे, लेकिन इस बार तो भूपेंद्र यादव, उनका जो एक का कैलाश एक। विजयवर्गीय ने बहुत ही खराब काम किया, ये तो आप भी जानते हैं। जी, मैं तो वहां था। तो वो आपने भी देखा कि कैलाश विजयवर्गीय ने पूरा का पूरा, बल्कि वो जो पूरी तिकड़ी थी, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और एक वो आरएसएस वाले थे, उन तीनों का ही ट्रैक रिकॉर्ड, इस बार जो टीम है वो तो उससे बहुत बेटर है। सुनील बंसल है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है अपना खुद हाँ, का, अच्छा, ठीक है। और सुनील बंसल के साथ साथ भूपेंद्र यादव है, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, बिहार का। और जी हाँ,
और जो आरएसएस की तरफ से भी जो नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझको, वो जो लगाए गए हैं उनका भी ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड बताया जाता है। 3-4 लोगों को अभी लाए हैं, वो अच्छे लोग हैं जो त्रिपुरा से लाया गया, वहाँ से लाया गया, उन्होंने उनको लगाया। और अभी एक प्लान तो आ गया कि हर एक जगह पे कल से रैलियाँ भी शुरू होंगी, फ्राइडे आज से ही बाकायदा रैलियाँ शुरू हैं, वो जो संघ की और उसकी। हालाँकि पिछली बार जैसे ही चुनाव रिज़ल्ट आया था, हम तो भाग ही लिए थे वहाँ से, बाकी जितने संघ के थे वो कई लोगों का तो पिटाई हुई थी, एबीवीपी के काफ़ी लोगों की पिटाई हुई थी वहाँ, उसी दिन शाम को वो जहाँ रह रहे थे और हम थोड़ी देर पहले ही मिल के निकले थे वहाँ से। तो हमने लोगों से कि भई आप हारे क्यों हैं? तो उनको फिर बाद में टीएमसी वालों ने बताया कि आप हारे क्यों हैं? लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये थी संजय जी कि अगर आप देखेंगे 2024 में ये सीट तो 12 जीते, लेकिन वोट परसेंटेज 2 बढ़ा और 92 सीटों पे ये आगे रहे। 92 विधानसभा सीटों पे इनका वोट आगे रहा। सीटें कम हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि लोगों ने वोट नहीं डाला, बस इनको अब संभालना है। हो सकता है जीत वर का तो नहीं, लोग इनके बीजेपी के लोगों को लग रहा क्या होगा, क्या बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सबकी निगाहें आज अब जो है इन पूरे 5 राज्यों में, चूंकि हम लोगों की भी दिलचस्पी सबसे ज्यादा ममता बनर्जी। अच्छा, एक बात छोटा सा जवाब भी होगा क्योंकि यही खत्म भी कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल पे 5 राज्यों में सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि आप तो सब पे बराबर निगाह रखते हैं, आप तो केरल पे भी बात करते हैं, आप तमिलनाडु पे भी करते हैं और असम पे तो अक्सर हम लोग करते हैं, लेकिन आम जनता भी तमिल इसको क्यों ज्यादा लाइक करती है कि बंगाल का बताओ, बंगाल का क्या होगा, बंगाल में बताओ क्या होगा? देश के लिए बंगाल का मुख्य धारा में आना आवश्यक है, वरना जो जिस रास्ते पर ममता दीदी बंगाल को ले जा रही हैं, तो फिर वो तो फिर वेस्ट बांग्लादेश ही बनेगा। इसलिए यदि वेस्ट बांग्लादेश न बनने देकर उसको भारत के साथ में वापस समायोजित करना है, तो बंगाल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बंगाल देश की अस्मिता के लिए, बंगाल देश की साधना के लिए, बंगाल देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जो हमारे विधर्मी हैं वो भी ये जानते हैं कि बंगाल इज द टेस्ट केस, नॉट असम। असम तो हेमंता जी निपट लेंगे। हाँ, वो तो सीट वीट भी ठीक कर दिए, 27 से 22 पे ले आए, मुस्लिम हाँ। सीटों को परिसीमन में ही उन्होंने ठीक कर दिया कि चलो 7 सीटें तो ये गई तुमसे। वो तो सबसे मजे का काम तो उन्होंने वहां किया ना। आपके आ, आपने यदि परिसीमन देखा हो तो जो डुबरी और बारापेटा का जो समायोजन हुआ बड़ा विचित्र था। मतलब डुबरी के वोट 30 लाख और बारापेटा के वोट 15 लाख पार्लियामेंट सीट में। पार्लियामेंट सीट पे ना तो जब वो हारा 10 लाख वोट से, अजमल, बदरुद्दीन अजमल, हाँ, तो लोगों ने कहा कि साहब देखिए 10 लाख वोट से हार गया। मैं यार 10 लाख वोट से हार गया, उसके टोटल वोटर भी तो देखो। 3 लाख एवरेज अगर उत्तर प्रदेश की बात लें तो एवरेज 20 लाख है लगभग सभी 20 सीटें, 22 लाख पड़ेगा। अब वहाँ डुबरी तो हो गई 30 लाख से ऊपर हाँ, और वो आ गया बारापेटा रहेगी 15 लाख। 15 लाख पे उठा दी। विधानसभा में भी इसने ऐसा ही किया है कि उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया, कई कई सीटों पे 74, 75, 80 तक कर दिया कि ठीक है तुम 80 तक हो जाओ, जाओ, लेकिन यही रहो, बराबर की सीट पे कुछ नहीं होगा। तो बराबर की निकाली है इंडिजीनस, तो वो तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश मुझे लगता है, वो बंगाल वाकई आप सही कह रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट इसलिए, और मैं भी इसीलिए जोड़ रहा था कि देवबंदी हो या ये तबलीगी जमात हो, सब लोग इसीलिए बंगाल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि उनको एक अपने सपने की जो है मालदा, मुर्शिदाबाद, ये तमाम रास्तों पर उनको एक बहुत खूबसूरत सा हरा सा सपना दिखाई देता है, तो वो सपने को तोड़ना नहीं चाहते। और हुमायूं कबीर की बात भी मुझे इसीलिए लगी क्योंकि आईएसएफ पिछली बार आपने देखा होगा हम लोगों ने 0 ही माना था, उसको 0 ही मिली। पिछली बार भी कोई बहुत कर नहीं पाया था, फुरफुरा शरीफ फुस-फुस एक साबित हो मिली थी गया। उसको, एक मिली थी, एक अच्छा, हाँ, एक ही। उसको मिली थी, उसको नहीं मिली थी, कांग्रेस और उसके साथ उन्होंने गठबंधन जो किया हाँ, था, उसको तो गठबंधन वही को तो। एक मिल गई थी, फुरफुरा हाँ, शरीफ को ही मिली थी, कांग्रेस 0 पे हाँ, थी। बस वही, बाकी तो फुस-फुस साबित हो गया। तो मुझे लगता है कि वो मुस्लिम तो ममता बनर्जी को छोड़ेंगे नहीं वहाँ, अगर जब तक उनको ये उम्मीद नहीं होगी कोई दूसरा बीजेपी को हराएगा।
तो वो तो हाँ, नहीं है। लेकिन इस बार वो थोड़ा-सा ओवैसी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि वो जो उसने वापस उल्लैया, सुरजापुरी और वो शेरशाह बादिया जो हैं उनके, वो उनके ऊपर फिर से डोरे डाल रहे हैं, उसी वो जो लगता हुआ एरिया है किशनगंज से। हाँ, वो वहीं इस बार अच्छा रिज़ल्ट तो किशनगंज में दिया ही है। तमाम के बावजूद अच्छी वोटें उसने ली हैं, सीटें वतनी बनाए रखी और सवा विरोध के बावजूद। तो उसका असर तो पड़ रहा है, और क्योंकि 3 जिले तो आपने ऐसे कर ही लिए कि जहाँ वो अपनों को ही दे के अपने से जिता सकते हैं, जो एक ट्रेंड होता है। जो मस्जिद के बल्ब बदलवा देगा, बजाय स्कूल खुलवाने के, तो उसको वोट देने की बजाय उसमें उनको देना है। तो मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है संजय सर, आप जुड़े, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, तमाम दर्शकों को। तो मेरे पास तो जो दर्शक हैं वो सब लोग जाते ही हैं, वहाँ से ही यहाँ आते हैं। तो इसीलिए मैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो जयपुर डायलॉग पर अभी नहीं पहुँचा हो उसको वहाँ पहुँचना चाहिए। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इसी उसके साथ एक कंटेंट को बनाते रहें। संजय जी, आप जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे ही फिर किसी ऐसी बहुत-बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और आपको बहुत-बहुत बधाई 50,000 की संख्या क्रॉस करने के लिए। जी, उम्मीद है और धन्यवाद। आगे बढ़ें, यही जी, हमारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर, नमस्कार।